हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बिजनेस पाठशाला। मेरा नाम अंशु शुक्ला है और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस बिजनेस मॉडल सेशन में हम बात करने वाले हैं मेटल बेस्ड प्रोडक्ट्स बिजनेस के बारे में। तो इस बिजनेस मॉडल सेशन में हम जानेंगे कैसे हम मेटल बेस्ड प्रोडक्ट्स के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या उसमें रॉ मटेरियल यूज़ होगा, क्या उसमें प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा, क्या स्टेप्स आएंगे, किस तरीके से हम अपने जो प्रोडक्ट हमारा बन के तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से उसको किस तरीके से हम पैक करके टेस्ट करके मार्केट में बेच सकते हैं। तो आइए पूरी जानकारी के साथ में स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले बिजनेस मॉडल से, जो कि है एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस। सो एल्युमिनियम फॉयल हम सभी कहीं ना कहीं इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे किचन्स में ज़्यादातर यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है और ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिज़नेस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ पहले हम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, आखिर ये एल्युमिनियम फॉयल है क्या। तो अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम फॉयल एक बहुत ही थिन शीट ऑफ मटेरियल होती है, बहुत ही पतली सी शीट होती है एल्युमिनियम मटेरियल की। ये एल्युमिनियम से बनाई जाती है और इसका ये किचन में यूज़ की जाती है। मीन्स ज़्यादातर इसका उपयोग खाने को रैप करने के लिए और जो भी अगर खाने से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, जो भी खाद्य सामग्री होती है, उसके मॉइस्चर को बचाने के लिए, उसको कई दिनों तक उसको बाहरी एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए उस यूज़ किया जाता है ये एल्युमिनियम रैप। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं फूड पैकिंग एंड रैपिंग, फूड स्टोरिंग, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए और भोजन को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। प्रिवेंट फूड फ्रॉम लूजिंग मॉइस्चर एंड लूजिंग मॉइस्चर, जिससे कि क्या हो कि जो उसकी ताजगी है, जो फूड प्रोडक्ट की ताजगी है, जो उसका फ्रेशनेस है, वो बना रहे काफ़ी कई दिनों तक, जितने टाइम तक हम उसको सेव करके रखना चाहते हैं। फॉयल इज पाइलेबल एंड कैन रीडली बेंड और रैप अराउंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ये एल्युमिनियम फॉयल होता है, अगर हम एल्युमिनियम मेटल की बात करें तो एल्युमिनियम वैसे भी बहुत लाइट वेट होता है, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है बाकी अगर मेटल से कंपेरिजन करें उसका तो। एंड ये बहुत ही ईजिली मार्केट में अवेलेबल भी है एल्युमिनियम, एंड इतना उसके लिए बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा अगर इसके हम रॉ मटेरियल की बात करें। और लाइट वेट होता है और चीप भी होता है अदर मटेरियल से। सो और इसको हम इसको फूड प्रोडक्ट्स में के लिए या अपने किचन्स में हम इसको सही यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंड आर रैप्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स, और इसको हम बहुत ही ईजिली, मतलब जैसे अगर मान लीजिए हमको रोटी को अपनी जैसे हम गर्मा गर्म रोटी चाह रहे हैं, उसको लंच के लिए हमको ले जाना है, उसको हमको पैक करके देना है किसी को, या थोड़ी देर तक हम चाहते हैं कि वो रोटी हमारी गर्म रहे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉयल में लपेट के रख सकते हैं। तो फॉयल एल्युमिनियम एक बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो क्या करता है वो काफ़ी देर तक उसकी गर्मी को बनाए रखता है, खाने की गर्मी को बनाए रखता है, जो भी प्रोडक्ट उसमें लपेटा जाता है उसकी फ्रेशनेस को काफ़ी देर तक बनाए रखता है और उसकी गर्मी को बनाए रखता है। इसीलिए एल्युमिनियम फॉयल का यूज़ बहुत ही अच्छे स्तर पे, बहुत ही तादाद में आजकल किया जाता है। जैसे-जैसे आप ये समझ लीजिए कि जैसे-जैसे ऑनलाइन फूड ऑर्डर का बिज़नेस बढ़ रहा है, तो वैसे-वैसे ही इस प्रोडक्ट के भी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इस प्रोडक्ट के बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा हमको ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। एक छोटी-सी लागत में हम और एक छोटे से एरिया से इस बिज़नेस को स्टार्ट किया जा सकता है। और ज़्यादा ऐसा भी कोई इसमें बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, या ऐसा कोई भी स्टेप या प्रोसेस नहीं है जो इतना टफ हो। बहुत ही ईज़ी तरीके से और बहुत ही कम लेबर का यूज़ करके हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन। जैसे कि थिन शीट ऑफ मेटल है, बैरियर टू मॉइस्चर, गैसेस, मीन्स जो भी वातावरण में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी बैक्टीरिया, उन सब चीज़ों से क्या करता है, ये फूड प्रोडक्ट को बचाता है। सबसे बड़ी बात है, इट इज़ लाइट वेट एंड हाइजीनिक एंड कॉन्टेमिनेशन फ्री। इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं होता है, और ये लाइट वेट होता है। अगर हम स्टैंडर्ड जो एल्युमिनियम फॉयल की बात करें, उसके थिकनेस की बात करें, जो आजकल हाउस होल्ड्स में यूज़ हो रहा है, वो करीबन
0.016 mm का एल्युमिनियम फॉयल यूज़ होता है। और अगर हम हैवी ड्यूटी हाउस होल्ड फॉयल्स की बात करें जो मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, तो वो करीबन वो साइज होता है 0.024 mm का। तो अब हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं एल्युमिनियम फॉयल के, वो ये है स्टाइल एंड देयरफॉर हाइजीनिक। स्टाइल मीन्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, इस तरीके के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, उनसे फ्री होता है। टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, कोई इसमें टेस्ट नहीं होता है, कोई इसमें महक नहीं आती। मीन्स अगर जब हम अपने फूड प्रोडक्ट को इसमें रैप करते हैं, इसमें चारों तरफ से इसमें रखते हैं एल्युमिनियम फॉयल को के अंदर, जब हम अपने फूड प्रोडक्ट को रखते हैं तो मीन्स उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आता है एल्युमिनियम का, उसका कोई भी उसकी महक उसमें नहीं आती है। मीन्स जो हमारा फूड में जो एक नेचुरल ऑर्डर होता है, जो उसका एक नेचुरल टेस्ट होता है, वो बना रहता है, उसमें कोई भी मिक्सिंग अप नहीं होती है। और एक्सट्रीमली डायमेंशनली स्टेबल इवन इन सॉफ्ट स्टेट, मीन्स ये इतना सॉफ्ट भी होता है एल्युमिनियम फॉयल, क्योंकि बहुत ही फाइन थिकनेस है, माइक्रोमीटर्स में इसकी थिकनेस होती है, तो ये सॉफ्ट भी होता है। और इतना सॉफ्ट होने के बाद भी, इतना कम थिकनेस होने के बाद भी ये क्या करता है, ये इसकी जो डायमेंशंस होती हैं, यानी कि जो इसकी जो इसका एक फिजिकल शेप होता है, वो मेंटेन रहता है, चाहे हम जितने छोटे पीस में इसको यूज़ कर लें, चाहे जितने बड़े पीस में हमको यूज़ कर लें। मीन्स ये अपनी डायमेंशनलिटी मेंटेन रखता है। मीन्स इसमें कोई जैसे कोई सिकुड़न वगैरह इतनी जल्दी आसानी से नहीं आती है। कैन बी रिसाइकल सेवरल टाइम्स विदाउट लॉस ऑफ क्वालिटी, मीन्स हम इसको कई बार तक रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर एक बार यूज़ कर लिया तो फिर हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल करके फिर से हम उसका प्रोडक्ट रीयूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। सो दैट्स वाई एल्युमिनियम फॉयल इज़ वेरी गुड बिजनेस। अगर हम आज के बिजनेस सिनारियो की या प्रेजेंट मार्केट सिनारियो की बात करें तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। कीप फूड फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, भोजन को बहुत काफ़ी समय तक फ्रेश रखता है। तो ये तो थे हमारे बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के। अब हम बात करेंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको क्या रॉ मटेरियल क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम जंबो रोल, सबसे पहले तो हमको एक एल्युमिनियम जंबो रोल चाहिए होगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये जंबो रोल्स एल्युमिनियम के कॉइल्स होते हैं, शीट्स की फॉर्म में होते हैं और ये मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। अगर मान के चलते हैं करीबन 200 से 300 पर केजी के बीच में इनका प्राइस रहता है, तो ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। वहाँ से हम इसको किसी ऑथराइज्ड वेंडर से परचेज कर सकते हैं। पेपर कोर, और जिस एल्युमिनियम फॉयल को रिवाइंड करने के लिए हमको एक क्या चाहिए होगा, एक हमको सिलिंड्रिकल शेप में एक पेपर का चाहिए होगा ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर क्या होगा, ये एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंड किया जाएगा, उसके ऊपर इसको पूरा एक सर्कुलर शेप में रिवाइंड कर दिया जाएगा। तो उसके लिए हमको पेपर कोर चाहिए होता है। ये जो पेपर कोर होता है ये ब्राउन पेपर कोर होता है, काफ़ी लेयर से बना हुआ होता है, तो स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है इसकी। तो ये भी हमको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, वहाँ से मार्केट से हम इसको परचेज कर सकते हैं। देन उसके बाद में पैकिंग मटेरियल बॉक्स। फिर क्या, जो हमको एक बॉक्स चाहिए होगा जिसमें हम अपने जो रिवाइंडिंग कॉयल है, फॉयल जिस पे हमने रिवाइंड कर रखा है, वो क्या करेंगे, उस बॉक्स में हमको पैक करने के लिए एक बॉक्स चाहिए होगा। ये बॉक्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो डुप्लेक्स करके एक मटेरियल होता है, उसका डुप्लेक्स बॉक्स होता है एक, और एक होता है हमारा कोरुगेटेड बॉक्स होता है। ये जो डुप्लेक्स बॉक्स होता है ये हल्का मटेरियल होता है, काफ़ी थिन मटेरियल होता है, और जो कोरुगेटेड बॉक्स होता है वो काफ़ी मतलब वो ठीक ठाक मटेरियल होता है, क्योंकि उसके ऊपर जो पेपर की काफ़ी 2-3 लेयर्स होती हैं, उनसे वो बना होता है। तो हम ये बॉक्स भी मार्केट में ऐसी हैं एजेंसीज जो ये बॉक्स अवेलेबल कराती हैं, और हम अगर चाहें तो जिस डिज़ाइन में चाहें उस डिज़ाइन में बॉक्स मिल जाएगा हमको। और जो हम चाहें, अगर जो जिस तरीके की प्रिंटिंग चाहें इस बॉक्स के ऊपर, अगर हम अपना कोई ब्रांड चाहते हैं या अगर कोई अपना स्पेसिफिकेशन चाहते हैं, ट्रेडमार्क चाहते हैं, तो वो भी हम उस तरीके का हम ऑर्डर दे के उस बॉक्स पे हम डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो मीन्स कस्टमाइज्ड बॉक्स भी हमको मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम किस लेवल का बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमको बॉक्स चाहिए होगा, और ये जो बॉक्स होते हैं ये 18 मीटर एंड 35 मीटर, 72 मीटर एंड 1 kg इन साइजेस में अवेलेबल हैं। तो हम
जिस तरीके से चाहते हैं, जितने साइज का अपना फॉयल हम बना रहे हैं उस हिसाब से हम बॉक्स को मार्केट से ऑर्डर कर सकते हैं। एक हमको एडेसिव टेप चाहिए होगा, क्योंकि जब हमारा एक फॉयल रिवाइंड हो जाएगा, एक हमारा रोल बन के तैयार हो जाएगा, तो उसको टेप से चिपकाने के लिए हमको एडेसिव टेप चाहिए होगा। एंड फॉयल जो स्टैंडर्ड है, तो हमको ये चेक करना रहेगा जब हम जंबो रोल परचेज करेंगे, तो हमको ये चेक करना रहेगा कि वो जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड है BIS की तरफ से, क्योंकि फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किया गया है, BIS ने किया हुआ है, तो उस स्टैंडर्ड का रोल है कि नहीं है, वो जो मटेरियल है वो उस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, यानी कि IS 15392-2003 का होना चाहिए। तो ये था रॉ मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ। अब हम बात करेंगे कैसे हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या मशीन, क्या इक्विपमेंट हमारे इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम मशीन की बात करें तो सिर्फ हमको एक मशीन की ज़रूरत है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग मशीन। ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। इस मशीन में हमको सिर्फ और सिर्फ जंबो रोल को इंस्टॉल करना रहेगा और ये मशीन पूरा प्रोसेस करके दे देती है। और अदर स्मॉल टूल चाहिए होंगे हमको, जैसे कोई मेजरिंग इक्विपमेंट चाहिए होगा, और मान लीजिए कोई मशीन में प्रॉब्लम होता है तो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ स्मॉल टूल्स एंड इक्विपमेंट हमको चाहिए होंगे। तो ये था मशीन एंड इक्विपमेंट जो हमको चाहिए होंगे मैन्युफैक्चरिंग। अब हम जान लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से हम जंबो रोल से एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस को छोटे छोटे फॉयल्स में, छोटे छोटे कॉइल्स में बना के उनको पैक करके किस तरीके से मार्केट में हम उसको बेच सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्रोसेस की यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, जो हमने मशीन परचेस किया हुआ है मार्केट से, उस मशीन में हमको जंबो रोल को लोड कर देना है, और फिर उसके बाद में जो कोर हमने परचेस किया हुआ पेपर कोर है उसको भी मशीन में लोड कर देना है। और फिर क्या होगा कि जैसे हम मशीन का प्रोसेस ऑन करेंगे, मशीन कोर के ऊपर रिवाइंडिंग करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगी, और जैसी जितने मीटर की हमने फीडिंग कर रखी होगी, अगर हम स्टैंडर्ड फॉयल की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है, फॉयल रोल की बात करें तो करीबन 25 मीटर्स के रोल्स अवेलेबल हैं मार्केट में। इससे ऊपर, इससे नीचे भी हो सकते हैं। आप जिस तरीके का मार्केट हो आपके आसपास, जिस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं या जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे ये देख सकते हैं। तो रिवाइंडिंग स्टार्ट होगी, और जैसी जो हमने फीड कर रखा है मशीन में, उसी जब वो लेंथ पूरी रिवाइंड हो जाएगी उस कोर के ऊपर में, उसके बाद में ऑटोमेटिक मशीन में कटर लगा होता है, उसकी हेल्प से वहीं पे वो कटिंग हो जाएगी फॉयल की। देन उसके बाद में उस रोल को निकाल लेना है और उसकी टेपिंग कर देनी है। देन उसके बाद में उसको बॉक्स में पैक कर देना है। एंड देन जब हमारे पास में बॉक्सेस हो जाएंगे, जब हमारे पास में काफ़ी सारे बॉक्सेस हो जाएंगे, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्टन में पैक करके मार्केट में सेंड कर सकते हैं बेचने के लिए। तो ये था ओवरऑल एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस प्रोसेस के बारे में एक छोटी सी जानकारी, लेकिन ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है कि आप इस जानकारी से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपने छोटा सा बिजनेस एक स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस बहुत ही माइक्रो स्केल पे स्टार्ट किया जा सकता है, और इसके लिए किसी भी ज़्यादा एरिया की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एल्युमिनियम फॉयल रिवाइंडिंग बिजनेस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बिजनेस के बारे में, जो कि है एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स बिजनेस। तो कुकिंग यूटेंसिल्स, तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि किचन में खाना बनाने के लिए बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। ना कि सिर्फ खाना बनाने के लिए, खाना परोसने के लिए भी बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है। और इवन जो उस खाना बनाने के लिए जो हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उस रॉ मटेरियल को, उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए भी बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है। तो अगर हम इंडियन सिनेरियो की बात करें, यानी कि भारतीय घरों में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हम तो 1 महीने का पूरा राशन स्टोर करके रख लेते हैं अपने घरों में, और इवन 1 महीने क्या, हम तो 6-6 महीनों का राशन भी अपने घरों में स्टोर करके रख लेते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि
तो उस राशन को स्टोर करने के लिए हमको बहुत सारे बर्तनों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे यूटेंसिल्स की आवश्यकता होती है। अभी तक क्या होता था कि ज़्यादातर लोहे के बर्तनों का उपयोग किया जाता था, टिन के बर्तनों का उपयोग किया जाता था इन सब कामों के लिए। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, वैसे-वैसे ही एल्युमिनियम ने पूरी तरीके से कि पूरी तरीके से सभी यूटेंसिल्स, सभी जो अदर मेटल्स से बने हुए यूटेंसिल्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है धीमे-धीमे, और ज़्यादातर एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का उपयोग आजकल घर-घर के सभी घरों के हर किचन्स में एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिज़नेस का उपयोग किया जा रहा है। ये इसलिए है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि एल्युमिनियम बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है, बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है, और ये जो जब हम खाना बनाते हैं या जो हम खाना उसमें रखते हैं तो ये उससे रिएक्ट भी नहीं करता, यानी कि कहीं न कहीं ये मेटल हाइजीनिक भी होता है, और इसीलिए इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। और सबसे ख़ास बात ये है कि दोस्तों, ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये बहुत ही मैलेबल होता है और ये बहुत ही डक्टाइल होता है प्रोडक्ट, ठीक है? यानी कि ये बहुत ही इस मटेरियल को बहुत ही ईज़िली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बहुत ही ईज़िली इसको फॉर्म किया जा सकता है, यानी कि इसको बहुत ही ईज़िली किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए इस प्रोडक्ट का, इस मेटल का बहुत ही यूज़ हो रहा है, और इस एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और सबसे बड़ी ख़ास बात ये है एल्युमिनियम यूटेंसिल्स की, ये लाइट वेट तो होते ही हैं, पर ये सस्ते भी होते हैं अगर हम अदर मेटल के प्रोडक्ट्स की बात करें तो। तो आइए जानते हैं अपने इस प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले तो ज़्यादातर खाना बनाने के कामों में इसका उपयोग किया जाता है, खाना पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि भोजन को स्टोर करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए, कटिंग फूड आइटम्स को कट करने के लिए, फूड आइटम को हीट करने के लिए, बॉयलिंग, फ्राइंग, मिक्सिंग, यानी कि जो भी प्रोसेसेस होते हैं फॉर द कुकिंग फूड, उन सभी प्रोसेसेस में इन एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स का यूज़ किया जाता है। तो हर एक अलग-अलग टास्क के लिए अलग-अलग प्रकार के अलग तरीके के यूटेंसिल्स होते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसके शेप और साइज़ भी काफ़ी डिफरेंट शेप और साइज़ में भी ये आते हैं यूटेंसिल्स, एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के, बहुत डिफरेंट डिज़ाइन के भी यूटेंसिल्स आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड डिफरेंट कंटेनर्स आल्सो रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग प्रोसेस्ड एंड कुक्ड फूड, मीन्स जो जब खाना हम पका लेते हैं या जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको स्टोर करने के लिए भी हमको डिफरेंट कंटेनर्स, डिफरेंट साइज के कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने इस प्रोडक्ट के कुछ और ख़ास बातों के बारे में बात करें तो बात अगर हम पहले बात क्या होता था कि जो अदर मेटल्स होते थे, जैसे कि पहले जो बहुत सारे जो यूटेंसिल्स होते थे, जो बर्तन होते थे, वो क्ले, सिरेमिक्स, ग्लास और गोल्ड, सिल्वर, इन सब मेटल्स के बने होते थे, यानी कि एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम एलॉयज़ के भी बने होते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब एल्युमिनियम ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल दिया है, और ज़्यादातर अब एल्युमिनियम यूटेंसिल्स का ही उपयोग हो रहा है, और काफ़ी मात्रा में इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। बेटर स्ट्रेंथ, क्योंकि दे प्रोवाइड बेटर स्ट्रेंथ विद लोअर वेट, इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और इसके साथ साथ इनमें स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं। एल्युमिनियम यूटेंसिल्स काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, मीन्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों के तक ये चलते हैं। और हाई हीट कंडक्टिविटी, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो खाना पकाने के लिए, खाने के उपयोग के लिए ये यूटेंसिल्स बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। एंड ईजिली पाइलेबिलिटी टू शेप, मीन्स हम इनको किसी भी शेप, किसी भी आकार में बहुत ही ईजिली इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत ही ईजिली इनको फॉर्म किया जा सकता है अदर मेटल्स के तुलना में अगर हम बात करें तो ये तो था एक छोटा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन हमारे इस बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स है। अब हम बात करेंगे क्या रॉ मटेरियल जरूरत पड़ेगा हमको इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिज़नेस को हम लोग इस माइक्रो स्केल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको हम माइक्रो से मीडियम स्केल तक हम इस बिज़नेस को लेवल अप भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस अपने प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की बात करें
तो सबसे पहले क्या चाहिए होगा हमको एल्यूमिनियम की शीट्स चाहिए होंगी, या फिर हमको एल्यूमिनियम की कॉयल चाहिए होगी। चाहे तो हम उसको शीट्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं मार्केट से, और या फिर हम चाहें तो उसको कॉयल के फॉर्म में भी ले सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये दोनों ही फॉर्म में मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है रॉ मटेरियल्स का। सीड्स फॉर्म में भी अवेलेबल हो जाता है, सीड्स फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, और इवन कॉयल फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है। अगर हम जो इसके और ये बहुत ही डिफरेंट ग्रेड्स और थिकनेस के भी हम ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहें तो आप सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका स्केल इतना बड़ा नहीं है, आपका बजट कम है, तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करिए पहले। उसमें अगर आपको कामयाबी मिलती है तो फिर आप दूसरे प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करिए, फिर वैसे ही आपको धीमे धीमे करके आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, जो भी आपकी चॉइस है उस पर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। तो अगर हम इसके ग्रेड की बात करें तो जो फूड ग्रेड एल्युमिनियम जो रॉ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन है स्टैंडर्ड का, वो 3000 ग्रेड का होता है। और एक और ग्रेड होता है 1100 ग्रेड का एल्युमिनियम होता है। तो ये दो ग्रेड का एल्युमिनियम हमको लेना चाहिए फॉर इस एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए, क्योंकि सिर्फ यही एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड ग्रेड्स के जो एल्युमिनियम मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, उसको हम कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए, फूड प्रोडक्ट्स से को स्टोर करने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ये 1100 का ग्रेड होता है, ये करीबन 99% प्योर एल्युमिनियम होता है। वैसे तो नेचुरली प्योर एल्युमिनियम नहीं अवेलेबल है, बट इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर हम अदर रॉ मटेरियल की बात करें तो अगर हम लुब्रिकेंट्स हमको चाहिए होंगे प्रेस फॉर्मिंग, स्पिन फॉर्मिंग के टाइम पे, यानी कि जब हम प्रोडक्ट बना रहे होंगे अपना वर्कशॉप में, तो उसके लिए जो हमको लुब्रिकेंट चाहिए होंगे वो भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। और पॉलिशिंग के लिए और एनाडाइजिंग के लिए हमको मटेरियल जरूरत पड़ेगा, यानी कि जब हम लास्ट में सरफेस फिनिशिंग का पार्ट आएगा हमारे प्रोडक्ट की, तो उसकी पॉलिशिंग के लिए और एनाडाइजिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए होगा हमको, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, वो भी हमको जरूरत पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा। एंड रिबेट्स एंड फास्टनर्स, तो जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हो सकता है हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएं। तो जब हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उसमें हमको रिबेट्स और फास्टनर्स की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि तो वो भी हमको ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। और रिबेट्स तो ज़्यादातर हम जाएंगे एल्युमिनियम मटेरियल के लिए, और फास्टनर्स अगर हम चाहें तो हम स्टील के फास्टनर्स ले सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों रॉ मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी, जो हमको बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं मशीन्स और इक्विपमेंट क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगी इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमको एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन चाहिए होगी, यानी कि डीप ड्राइंग वगैरह के लिए, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट को एक शेप, पार्टिकुलर शेप देने के लिए हमको एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डीप ड्राइंग वगैरह के लिए हमको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की जरूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। अगर हम ये मशीन ज़्यादातर जो कप साइज के प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरीके के कप साइज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि छोटे जो कंटेनर्स होते हैं, पैन्स होते हैं, तो जो कप साइज के कंटेनर्स होते हैं उनको बनाने के लिए इस मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये डिपेंड करता है कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो अगर हम ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। ये डबल एक्शन प्रेस होती है, जिसमें एक पहले क्या होता है, शीट के ऊपर एक फोर्स लगता है, उसके बाद में उसको पंच करके जो हमारी शीट होती है उसमें शेप दिया जाता है। देन उसके बाद में हमको सर्किल कटिंग प्रेस चाहिए होगी, यानी कि सर्कुलर डिस्क। अगर जो सीट्स अवेलेबल होती हैं वो सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में सीट्स अवेलेबल होती हैं, तो उन सीट्स को एक कटिंग प्रोसेस के लिए, सर्कुलर कट देने के लिए हमको एक कटिंग मशीन जरूरत पड़ेगी। हमको एक रोलिंग मशीन चाहिए होगी, क्योंकि जो सीट्स होंगी, जो हमको सीट मिलेगी मार्केट से, जो रॉ मटेरियल मिलेगा एल्युमिनियम की सीट जो मिलेगी, वो एक स्टैंडर्ड थिकनेस की होगी। फिर उसको जब हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाने के लिए, डिफरेंट डिज़ाइन के प्रोडक्ट बनाने के लिए हमको डिफरेंट थिकनेस चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमको रोलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। एक कटिंग मशीन चाहिए होगी जो हमारे रॉ मटेरियल को कट करने के काम आएगी। एक रिवेटिंग मशीन चाहिए होगी, एक होल कटिंग प्रेस चाहिए होगी, और एक ग्रूविंग मशीन चाहिए होगी।
और अगर अदर मशीन्स के और इक्विपमेंट्स के बारे में बात करें तो हमको एक यूटेंसिल स्पिनिंग लेथ चाहिए होगी, एक सरफेस ट्रीटमेंट टैंक चाहिए होगा, एक पॉलिशिंग मशीन चाहिए होगी और एक हमको हैंड टूल्स, कुछ हैंड टूल्स और कुछ गैजेट्स भी चाहिए होंगे दोस्तों। गैजेट्स इसलिए चाहिए होंगे क्योंकि हम अपने जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो हम उसकी डायमेंशंस को परफेक्टली मेजर कर पाएँ और टेस्ट कर पाएँ और फिर उसके बाद में ही हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए भेजेंगे। तो ये तो था दोस्तों मशीन और इक्विपमेंट्स, जो हमको इंपॉर्टेंट मशीन और इक्विपमेंट्स इस बिजनेस में जरूरत पड़ेंगे। अब हम बात करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, या मशीन्स के बारे में एक वन बाय वन जान लेते हैं दोस्तों कि सिंपली एक रिव्यू ले लेते हैं कि कौन सी मशीन का क्या क्या फंक्शन होता है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, तो आपको उस मशीन को परचेज करने में भी थोड़ा सा हेल्प रहेगा। तो अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस मशीन की बात करें, जैसा कि मैं अभी पहले भी बता चुका हूँ कि कप टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, कप शेप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है और ये डीप ड्राइंग करती है। एल्युमिनियम शीट्स क्या होता है कि इस मशीन में एक हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे एल्युमिनियम शीट्स को रख देते हैं। पहले तो हम उस शीट्स को कट करके इसमें फिक्स कर दिया जाता है और फिर ये हाइड्रोलिक यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर की हेल्प से उस शीट को एक कप फॉर्म के शेप में कन्वर्ट कर देती है। शेप इसकी लेंथ, ब्रेथ, साइज थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, लेकिन जो उसका शेप रहेगा वो कप टाइप का ही शेप रहता है इस मशीन में। तो सिर्फ कप टाइप शेप्स के लिए ये मशीन यूज की जा सकती है। नेक्स्ट जो मशीन है वो है रोलिंग मशीन। रोलिंग मशीन ज़्यादातर हमको कोल्ड रोलिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम सीट्स लेके आए हैं, एल्यूमिनियम की सीट्स जो हमारे पास में हैं, उसकी थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ हम करेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूटेंसिल्स डिज़ाइन, यानी कि जिस तरीके का हम यूटेंसिल, जिस तरीके का हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल यानी कि जो हमारी सीट है, उसको हम उसी थिकनेस में कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रोलिंग मशीन। नेक्स्ट हमारा जो मशीन है वो है कटिंग मशीन। कटिंग मशीन का यूज़ क्या है कि सबसे पहले तो जो हमारे पास में सर्कुलर टाइप की सीट्स अवेलेबल हैं, पहले तो हम क्या करेंगे, जो रोलिंग मशीन की हेल्प से उसकी थिकनेस रिड्यूस जब हो जाएगी, उसके बाद में हम जिस डायमेंशन का हमको सर्कुलर शेप चाहिए होगा, यानी कि जिस डायामीटर का हमको चाहिए होगा सर्कुलर शेप, उस डायामीटर का हम शेप इस मशीन से कट कर लेंगे। और ये मशीन लास्ट में जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, तो जो सबसे लास्ट में जो हमारा पार्ट आता है ट्रिमिंग का, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल रह जाता है प्रोडक्ट में, उसको ट्रिम करने के लिए, उसको कट करने के लिए भी इस मशीन का यूज़ किया जाता है। तो ये तो था दोस्तों कटिंग मशीन। अब हम बात करने वाले हैं रिवेटिंग मशीन के बारे में। तो रिवेटिंग मशीन का मेन पर्पस रिवेटिंग प्रोसेस है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली क्या करती है, जो रिवेट्स होते हैं उनको पूरी तरीके से फिक्स कर देती है और दो डिफरेंट पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देती है। ये मशीन ऑटोमेटिक डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर। हम चाहें तो ऑटोमेटिक रिवेटिंग मशीन्स भी, फुल्ली ऑटोमेटिक रिवेटिंग मशीन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और सेमी ऑटोमेटिक रिवेटिंग मशीन भी मार्केट में अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है हमारे बजट पे, जिस तरीके का हमारा बजट हो उस तरीके की हम मशीन मार्केट से परचेज कर सकते हैं। और इस मशीन से ये हेल्प है, बहुत ही कंसिस्टेंट जो रिवेट्स होते हैं, बहुत ही कंसिस्टेंसी होती है उनमें, और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं हम कॉस्ट में भी, लेबर कॉस्ट वगैरह को भी बचा लेते हैं, और हमारा प्रोडक्ट भी काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है। जो जॉइंट्स तैयार होते हैं, जो रिवेट्स तैयार होते हैं, वो काफ़ी देखने में फाइन लगते हैं, और प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिफेक्ट भी नहीं आता है। तो ये तो था रिवेटिंग मशीन। अब हम बात करने वाले हैं होल कटिंग प्रेस ग्रूविंग मशीन। ये मशीन भी हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि रिवेटिंग करने के लिए, रिवेट्स को लगाने के लिए, दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हमको होल्स भी जरूरत, बिना होल के रिवेटिंग नहीं हो सकता, तो उसके लिए हमको होल करना पड़ेगा, उसके लिए हमको मशीन चाहिए होगी। इसको ग्रूविंग मशीन भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ग्रूव्स बनाने के लिए, जहाँ पे हम रिवेटिंग करने वाले हैं वहाँ पे ग्रूव्स बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। और हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमको कहीं पे कोई अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट की अगर कोई डिज़ाइन है, कोई नीड है, उसके हिसाब से अगर कोई होल करना है, तो उसके लिए भी हम अपने प्रोडक्ट में होल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन, इस मशीन की मदद से। तो ये तो था मशीन्स के बारे में और इक्विपमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी। इन मशीन्स के साथ साथ हमको कुछ टूल्स और कुछ गैजेट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी,
यानी कि मेजरिंग गेजेस की, डायमेंशन को मेजर करने के लिए, डायमीटर को मेजर करने के लिए इस तरीके के गेजेस की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर पाएंगे। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में तभी बिकेगा क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट एक स्टैंडर्ड्स को, कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा होगा। जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जो हमारे प्रोडक्ट की मटेरियल की क्वालिटी होगी, जो हमारे प्रोडक्ट की डायमेंशनबिलिटी की क्वालिटी होगी, जो हमारे प्रोडक्ट के शेप, साइज, डिज़ाइन की क्वालिटी होगी, उसी बेसिस पे ही हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से बिक पाएगा और कहीं ना कहीं अपना प्लेस मार्केट में बना पाएगा। तो ये तो था दोस्तों मशीन और इक्विपमेंट के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। तो आइए जानते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट स्टेप आएगा वो रहेगा डीप ड्राइंग। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि डीप ड्राइंग के लिए, यानी कि शीट से, एक एल्युमिनियम की शीट से एक प्रोडक्ट में जो कन्वर्जन करने के लिए किसी भी शेप के, जैसे आप मान लीजिए कप शेप के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डीप ड्राइंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये डीप ड्राइंग का प्रोसेस होता है और इसको हाइड्रोलिक प्रेस मशीन से किया जाता है। शीट्स को रिक्वायर्ड डिज़ाइन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रोलिक प्रेस है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि हमको जिस डायमेंशन का, जिस डायमीटर का हमको अपना प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस डेप्थ का प्रोडक्ट चाहिए होता है और जिस डाय का प्रोडक्ट चाहिए होता है, उसी डायमेंशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो हमारी शीट्स हैं, रॉ मटेरियल की शीट है, उसको पहले हम क्या करते हैं, रोलर की हेल्प से उसकी थिकनेस को हम रिड्यूस करते हैं, रोलिंग मशीन की हेल्प से। फिर उस रोलिंग प्रोसेस करके उसकी थिकनेस को रिड्यूस करते हैं। देन उसके बाद में क्या करते हैं, उसको सर्कुलर शेप में जो हमको डायमेंशन चाहिए होता है उसको कट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कटिंग मशीन की हेल्प से कट कर लिया जाता है। और फिर ये जो हमारा सर्कुलर शेप का, जो डिस्क शेप का जो एल्युमिनियम शीट है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम यहाँ पे इस मशीन में यहाँ पे पुट कर दिया जाता है। और ये मशीन सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, मैनुअली ऑपरेटेड भी होती है और फुली ऑटोमेटिक भी होती है। यहाँ पे पुट करने के बाद में जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक जो हमको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसी का डायमेंशन का, उसी के शेप का एक डाई यूज करते हैं हम लोग, वो डाई रख देते हैं यहाँ पे। और जैसे ही ये तो ये डबल प्रेसिंग होती है, एक बार ये प्रेस करके ये शीट इसमें एडजस्ट हो जाती है और फिर दूसरे बार में प्रेस करके क्या होता है, डाई शेप का पंच कर देती है ये शीट। ये मशीन डाई शेप का पंच कर देती है। इस यहाँ से इस हैमर की हेल्प से, इसमें प्रेशर लग रहा होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर से ये ऑपरेटेड होती है और ये डाई शेप में वहाँ पे पंचिंग हो जाती है और हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। सर्कुलर से हमारा प्रोडक्ट डाई की हेल्प से पंच होने के बाद में हमारा इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बनके तैयार होता है। एक कंटेनर भी हो सकता है, ये एक फ्राई पैन भी हो सकता है, इसको राइस बॉइलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है इसका साइज क्या है, इसका शेप क्या है और हम इसको किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बट जो इसका ओवरऑल जो डायमेंशन है वो कप के ही शेप का रहेगा। तो फॉर द कप शेप प्रोडक्ट, फॉर द कप शेप्ड यूटेंसिल्स, इस डीप ड्राइंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। बहुत जगह पे दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी फैक्ट्रीज में, जैसे जो लोग मान लीजिए कहीं पे कढ़ाई वगैरह बन रही है, तो उसके लिए आप लोग उसके लिए डाई कास्टिंग का प्रोसेस होता है, कास्टिंग का प्रोसेस होता है। तो डाई कास्टिंग से हम इसको बना सकते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। बट जैसे अगर हमको प्रोडक्शन करना है किसी चीज़ का, अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसके लिए हमको मशीन चाहिए होगी और हमको कहीं ना कहीं एक डिज़ाइन चाहिए होगा कि हमको सिर्फ एक डिज़ाइन का ही प्रोडक्ट बनाना है। तो उससे क्या होगा, हमारे जो हमने लागत लगाई है, जो हमने कहीं ना कहीं हम बिजनेस के पर्पज से, प्रॉफिट कमाने के पर्पज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमको प्रॉफिट मिलेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर हम बात करें मेटल फॉर्मिंग शेपिंग प्रोसेस, तो एक तो वो प्रोसेस हो गया। आप चाहे तो सिर्फ एक मशीन का ही यूज करके अपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक अदर प्रोसेस है शेपिंग प्रोसेस। ये भी इस प्रोसेस से भी हम सीड्स को
यूटेंसिल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में डन थ्रू स्पिन फॉर्मिंग, एक स्पिन फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, यानी कि जो एक स्पिन लेथ मशीन होगी उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, स्पिन फॉर्मिंग प्रोसेस की हेल्प से, स्पिन फॉर्मिंग प्रोसेस मतलब सीट को क्या किया जाता है डाई सरफेस के अलोंग एक डिजायर्ड प्रोफाइल में, यानी कि जब हमको कुछ बड़े कंटेनर्स जहाँ पे बनाने की जरूरत होगी, या मतलब मान लीजिए कुछ यू शेप के कंटेनर्स, लाइट वेट और कम थिकनेस के अगर हम इस तरह के कंटेनर्स बनाना चाहेंगे, या डिफरेंट शेप के डिफरेंट प्रोफाइल के कंटेनर बनाना चाहेंगे, यानी कि जो कि कप शेप के नहीं होंगे, कप प्रोफाइल के नहीं होंगे कंटेनर्स, तो उन कंटेनर्स को बनाने के लिए हमको इस प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ये प्रोसेस के थ्रू ही हम डिफरेंट प्रोफाइल के कंटेनर्स को बना सकते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म प्रोफाइल के कंटेनर्स बना सकते हैं, जिसमें मतलब कोई भी आकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, इस तरीके के कंटेनर को बनाने के लिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक लेथ मशीन होती है। तो स्पिनिंग मीन्स क्या होता है कि उसमें क्या करते हैं हम, सीट को, जो हमारी सर्कुलर सीट होती है उसको चक में फंसा के उसको कुछ 2000 रेवोल्यूशंस पर हम उसको घुमाते हैं, बहुत तेजी से घुमाते हैं उस सीट को फिक्स करके लेथ स्पिनिंग मशीन में, और फिर उसके बाद में एक टूल की हेल्प से धीमे 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 प्रेशर लगा के उसके प्रोफाइल को हम सर्कुलर से अदर प्रोफाइल में हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये है स्पिनिंग प्रोसेस। इसमें जैसे बड़े बड़े जार हमको बनाने हैं एल्युमिनियम के, ठीक है, स्टोरेज के लिए, या मान लीजिए कुछ अलग टाइप के जैसे कंटेनर्स हमको बनाने हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स अदर पर्पस के, कुक्ड फूड को स्टोर करने के लिए हमको बनाना है, बड़े बड़े कंटेनर्स बनाने हैं, तो उस टाइप के डिफरेंट प्रोफाइल के कंटेनर्स, डिफरेंट प्रोफाइल के यूटेंसिल्स को बनाने के लिए हम मेटल फॉर्मिंग शेपिंग प्रोसेस का इस यूज करते हैं। तो ये तो था एक हमारा दूसरा प्रोसेस दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग प्रोसेस की। तो दोस्तों जब एक बार हम कंटेनर को बना लेते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमको क्या करना रहता है, हमको अगर हम उसमें कुछ हुक वगैरह जोड़ने हैं, कुछ हैंडल्स अगर हम उसको लगाने हैं, कुछ अदर पार्ट्स को उसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग के प्रोसेस करने पड़ेंगे, जिसमें क्या होगा कि जहाँ पे हमको कुछ ऐड करना है, कोई अदर हमको पार्ट उसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हमको उस पोर्शन को कट करना पड़ेगा, वहाँ पे उस पोर्शन में हमको छेद करना पड़ेगा, हमको ग्रूविंग मशीन, रिवेटिंग के लिए हमको ग्रूव्स बनाने पड़ेंगे। अगर हम उसमें कुछ डिफरेंट फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस को ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये प्रोसेस करने पड़ेंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारा ब्लैंकिंग एंड पंचिंग प्रोसेस। और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हमारा बल्जिंग प्रोसेस है। तो दोस्तों ये बल्जिंग प्रोसेस है, ये स्पेशल जो यूटेंसिल्स होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ जो एल्युमिनियम यूटेंसिल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए इस बल्जिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। बल्जिंग प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों कि हमको कोई सरफेस पे अगर हमको कोई प्रोट्रूड बनाना है, ठीक है, कोई उभरा हुआ अगर हमको शेप बनाना है, कोई उभरा हुआ स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप देखते होंगे ज़्यादातर, अगर हम चाय तो सभी लोग पीते हैं, तो जो टी स्टॉल्स होते हैं बाहर, या जो ऑफिसेस में चाय वाले होते हैं, या जो टी स्टॉल या स्टेशंस पे जो चाय वाले होते हैं, वो ज़्यादातर एक केटल का यूज़ करते हैं। और वो जो केटल होती है, वो केटल एल्युमिनियम के ही केटल्स का ज़्यादातर यूज़ होता है वहाँ पे, उन टी स्टॉल्स पे, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। तो उस जो एल्युमिनियम केटल, टी केटल होती है, उसमें एक आपने देखा होगा इस टाइप का एक पार्ट होता है फॉर सर्विंग द टी। तो दोस्तों ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को इस बल्जिंग प्रोसेस की हेल्प से बनाया जाता है। तो अगर हम टी केटल, एल्युमिनियम टी केटल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको इस बल्जिंग प्रोसेस के थ्रू ही हम इस तरीके के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर, इस तरीके के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा बल्जिंग प्रोसेस। जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, वो ये बीडिंग एंड कर्लिंग प्रोसेस। तो जैसे जैसे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमको डिफरेंट प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोसेस के बाद में हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते। उसको डिफरेंट प्रोसेस से होने के बाद में, लास्ट में फिनिशिंग प्रोसेस, देन उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। तो बीडिंग एंड कर्लिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई कंटेनर हमको कप प्रोफाइल का अगर हमने कोई कंटेनर बनाया हुआ है,
या कोई अदर हमने कंटेनर बनाया हुआ है, तो उसमें जब हम उसकी फॉर्मिंग करते हैं तो उसके बाद में कहीं ना कहीं एक्सेस मटेरियल बच जाता है, या हम चाहें तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं उस मटेरियल के, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, तो अगर ये कंटेनर है मान लीजिए, तो इसमें जो कॉर्नर्स होते हैं ये बहुत ही शार्प कॉर्नर्स होते हैं। तो इन शार्प कॉर्नर्स को ब्लंट करने के लिए इनके लिए हमको बीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है, जिससे कोई कहीं भी इस प्रोडक्ट से किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी किसी को खतरा ना हो, सेफ्टी पर्पसेस के लिए भी। और कर्लिंग करने के लिए अगर हम चाहते हैं, जैसे बहुत सारे डिफरेंट जो यूटेंसिल्स आपने देखे होंगे उसमें साइड में एक बीडिंग होती है और उसमें कर्ल्स होते हैं, तो कर्लिंग के लिए भी घुमाने, उस साइड की जो बीडिंग है उसको कर्ल करने के लिए, उसको घुमाने के लिए भी हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो, कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ दूर से देखने में अच्छी लगेगी तभी तो कोई जाके उसको पास से खरीदेगा, पास से जाके उसको प्राइस पूछेगा, तभी तो कस्टमर दूर से अट्रैक्ट होगा। तो फॉर दैट पर्पसेस कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए, तो उसके लिए हम बीडिंग और कर्लिंग प्रोसेसेस का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए फॉर द एस्थेटिक लुक्स। तो ये तो था हमारा बीडिंग एंड कर्लिंग प्रोसेस दोस्तों। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्वाइनिंग एंड एम्बोसिंग प्रोसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस दोस्तों। क्वाइनिंग एंड एम्बोसिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं हमें अपने प्रोडक्ट पे कोई, अगर मान लीजिए हमको ट्रेडमार्क करना है, तो उसके लिए हम वो ट्रेडमार्क क्वाइन करेंगे, उसकी एम्बोसिंग करेंगे। अगर हमको कोई स्टैंडर्ड जैसे ISI स्टैंडर्ड वगैरह का एम्बोसिंग वगैरह करनी है तो वो हम कर सकते हैं इसके हेल्प से। हमको कोई मान लीजिए वारंटी डेट डालनी है या कुछ अपना लोगो डालना है उस प्रोडक्ट पे, तो उसके लिए इन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, क्वाइनिंग एंड एम्बोसिंग प्रोसेस का। तो ये तो था दोस्तों क्वाइनिंग और एम्बोसिंग प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस की, यानी कि नेकिंग एंड रिप फॉर्मिंग। तो दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के हेल्प से भी हम अपने प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि उसकी जो उसका शेप और साइज है, या जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसको कहीं ना कहीं हम अच्छा कर सकते हैं। तो फॉर दैट उसके लिए क्या होता है कि इस टाइप के आप ये देख सकते हैं इनवर्ट, जैसे अगर हमको कहीं कोई पॉइंट्स बनाने हैं और कहीं पे कोई इनवर्ट और आउटवर्ड प्रोट्रूजन्स बनाने हैं, कोई पॉइंट्स बनाने हैं, कहीं पे कुछ गोदना है, या कहीं पे कुछ लाइंस वगैरह बनानी है, सरफेस पे लाइंस बनानी है, तो उसके लिए हम नेकिंग और रिब फॉर्मिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारा दोस्तों नेकिंग एंड रिबिंग प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिमिंग एंड रिवेटिंग। ट्रिम एंड रिवेटिंग में जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, तो लास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी एक्सेस मटेरियल होता है कहीं पे, क्योंकि जब हम मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, यूटेंसिल्स बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सेस मटेरियल रह जाएगा। तो फिनिशिंग प्रोसेस में ये आता है ट्रिमिंग एंड रिवेटिंग। तो ट्रिमिंग में जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, जो एक्स्ट्रा मटेरियल बन गया, उसको हम कट करने के लिए ट्रिमिंग प्रोसेस करते हैं। और रिवेटिंग मीन्स जो हमको कोई ज्वाइन करना है, एक्स्ट्रा हैंडल्स और पार्ट्स को अगर ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम रिवेटिंग प्रोसेस करते हैं। ज़्यादातर इम्पैक्ट रिवेटिंग होती है एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स में, तो हम उसके लिए रिवेटिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो ये तो था दोस्तों ट्रिमिंग और रिवेटिंग प्रोसेस। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, जो है एनोडाइजेशन एंड पॉलिशिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में दोस्तों हम क्या करते हैं, यूटेंसिल्स को सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर दिया जाता है। जब हमारा प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, ट्रिमिंग प्रोसेस के बाद में एंड रिवेटिंग प्रोसेस के बाद में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, यूटेंसिल्स को क्या करते हैं, हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिप कर देते हैं और उससे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक चार्ज को पास कराते हैं अपने प्रोडक्ट से। उससे क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी हेल्प से जो मेटल होता है वो हार्डन हो जाता है, यानी कि जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वो हार्डन हो जाता है, और जिससे क्या होता है कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज उसमें डेवलप हो जाती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल हो जाता है। यानी कि क्योंकि जब बर्तन में, कुकिंग यूटेंसिल्स में कोई चीज़ रखी जाएगी, उसमें कोई चीज़ बनाई जाएगी, या उस पर बार बार उसमें कुछ गर्म किया जाएगा या ठंडा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो गंदा होगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं उसको जब हम यूज़ में लाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ स्क्रैचेस पड़ेंगे, उसको आप इतना ईजी भी नहीं रखोगे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट भी उसके ऊपर पड़ेगा, और उसको बार बार धुला भी जाएगा। तो फॉर दैट पर्पसेस क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट की जो लाइफ है वो बढ़ जाए, हमारा प्रोडक्ट ड्यूरेबल हो जाए,
हमारा प्रोडक्ट स्क्रैच फ्री हो जाए, कोरोजन फ्री हो जाए, उसके लिए हम ये प्रोसेस करते हैं, एनोडाइजेशन एंड पॉलिशिंग का प्रोसेस करते हैं। पॉलिशिंग लिक्विड वैक्स से पॉलिशिंग करते हैं, जिससे क्या होगी, उसके सरफेस का साइन बना रहे, सरफेस हमारा साइन करे, ग्लो करे। और ये क्या करता है, ये प्रोसेस काफ़ी एसिडिक नेचर जो होता है फूड का, तो उससे रिएक्शन नहीं होती है इस प्रोसेस की वजह से। तो टू अवॉइड द रिएक्शन विद एसिडिक फूड्स, ये प्रोसेस किया जाता है। तो ये था दोस्तों एनोडाइजेशन एंड पॉलिशिंग का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो है इंस्पेक्शन एंड बंचिंग। मीन्स जब हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा तो हमको इंस्पेक्शन कर लेना है, उसके सरफेस का पॉलिश सही है, उसके डिज़ाइन जो है वो सही है कि नहीं सही है, और उसमें कहीं ना कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, और जो हमने जॉइंट्स उसमें रिवेट किए हैं, रिवेटिंग की हेल्प से जो हमने जॉइंट्स किए हैं वो सही है, यानी कि जो हमने हैंडल्स वगैरह लगाए हैं वो सही तरीके से फिक्स होने चाहिए। तो ये इन सब चीज़ों का, उसकी डायमेंशंस का हम लोग गेजेस की हेल्प से इंस्पेक्शन कर लेंगे। तो इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करने के बाद में दोस्तों हम पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट को जब इंस्पेक्ट कर लेंगे, उसके टेस्ट कर लेंगे, देन उसके बाद में हम बंचिंग कर लेंगे। मीन्स जो शेप और साइज के हिसाब से, मीन्स जो उनका साइज है उसके हिसाब से हम उसकी बंचिंग कर लेंगे। सेम साइज के प्रोडक्ट्स को एक साथ बंच करके हम उसको पैक करके और डिस्पैचिंग के लिए सेंड कर देंगे। तो ये तो था दोस्तों ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एल्यूमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के स्टेप्स थे ओवरऑल। एंड आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये बिजनेस मॉडल सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी लगा होगा। ज़्यादातर जानकारी मैंने आपको इस सेशन में प्रोवाइड करा दिया है कि किस तरीके से आप एक छोटे से बजट में, एक छोटे से स्केल पे एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए, ये मेटल प्रोडक्ट्स बिजनेस के लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी ईजिली अवेलेबल है, और आप बहुत ही छोटे स्तर पे इस बिजनेस को करके, स्टार्ट करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।